हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब ये होता है ना, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, कंट्री में जितने सारे कोर्ट्स प्रेजेंट है, जैसे आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब सुना होगा। नहीं भी सुना होगा तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कोर्ट्स हैं इनके बारे में। कि जैसे एक होता है ना, कभी हमें केस करना होता है या कोई भी लॉ हमें ऐसा लगता है कि वायलेट हो रहा है, तो हम सीधे कोर्ट के पास जाते हैं, जहाँ जजेस होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, अपने कोर्ट के बारे में, कि हमारी जो इंडिया है, कंट्री है, वहाँ पे कोर्ट का सिस्टम जो है वो कैसे रन होता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया है कि अ ग्लेंस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्प्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट इन द कंट्री। आप बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि उसमें बताया गया होता है कि जो कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, कोर्ट्स प्रेजेंट है डिफरेंट तरीके के, उन्होंने लाइक कंट्री के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या काम जो है उन्होंने कंट्री के लिए किए हैं। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स। पर मतलब सोचे कभी आपने कि हमें जो ये कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे जजेस होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। सो एज यू हैव रेड इन यूनिट 2, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। आपने यूनिट 2 में भी पढ़ा है कि इंडिया में क्या होता है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। लॉज होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो कि क्या है, हर किसी के लिए इक्वल होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबके लिए लॉज इक्वल होते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो ये लॉज होते हैं ये सबके लिए इक्वली अप्लाई होते हैं और एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करता है। अगर किसी ने लॉ को वायलेट करा, लॉ को तोड़ा, फिर चाहे कोई भी पर्सन है, वो किसी भी सोसाइटी से, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, अगर कोई एक रूल जो है बना रखा है, उस रूल को कोई वो पर्सन तोड़ रहा है, तो उसको क्या होता है, कुछ पनिशमेंट मिलती है और सबके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उस पनिशमेंट का। फिर चाहे कोई भी वो लॉ तोड़ रहा हो, सबके लिए प्रोसीजर सेम होता है। So to enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated। तो इन्हीं लॉ को अप्लाई करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है, जहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे कोई भी सिटीज़न जा सकता है। जैसे अगर हमें भी लग रहा है कि कोई लॉ है, कोई उसे वायलेट कर रहा है, या फिर हमारे साथ हमारा कोई फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, सारे आपने फंडामेंटल्स राइट पढ़े हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ, हमारा कोई फंडामेंटल राइट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है क्या है, कोर्ट के पास जा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमें ये फंडामेंटल राइट है हमारा और ये हमें नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट ज़रूरी है कि उसमें डिसीजन लेगी ही लेगी। So as an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of Indian democracy। तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक है, और जो जुडिशियल्स होते हैं ना, कोर्ट्स हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या जो ये कोर्ट होता है वो इंडिपेंडेंट अकेला काम करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कोई कनेक्शन है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट, मतलब आपके एरिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, या फिर आपके एरिया में जो कोर्ट है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, उनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे यही बताया, जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या है। So courts take a decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river water between states, or they can punish people for particular crimes. So broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following। तो यहाँ पे कोर्ट का रोल बताया है कि जो कोर्ट्स होता है वो बहुत सारे जो इश्यूज हो जाते हैं ना हमारे देश में, कहीं कहीं पे किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उसका हल निकल रहा है, वो कौन है, वो हमारा कोर्ट ही डिसाइड करता है कि जो ये प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन है। जो कोर्ट है वो भी ये भी डिसाइड करता है, जो अब है ना, कि कोई भी जो टीचर है वो स्टूडेंट को नहीं मार सकता है। पहले जो टीचर्स होते थे, अगर स्टूडेंट कुछ गलत काम करता था तो पहले टाइम पे बहुत मार पड़ती थी उनको, लेकिन कोर्ट ने ही अब मतलब ये डिसाइड किया है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को नहीं मार सकता है, और अगर वो मारेगा कोई भी टीचर स्टूडेंट को, तो उस टीचर को क्या है, पनिश किया जाएगा। अगर कोई कंप्लेन करता है उसके खिलाफ तो उसको पनिश किया जाएगा। और इससे पहले मतलब आपने पढ़ा भी था कि मतलब तमिलनाडु, और हमने पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे वाटर है, रिवर है, जहाँ कावेरी रिवर है, जहाँ पे सेम 2 स्टेट्स हैं जो उसका वाटर शेयर करते हैं, तो कोर्ट से डिसाइड करता है कि जो वाटर है वो कैसे शेयर होगा 2 स्टेट्स के बीच में।
और अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर क्राइम कर रहा है, तो कोर्ट जो है वो फैसला सुनाता है। आपने सुना होगा ना, कोर्ट में कार्रवाई भी चलती है कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ क्राइम कर लिया, ठीक है, कोई भी क्राइम हो गया, तो केस कोर्ट पे ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं ना, सारी चीज़ें बातें सुनते हैं, सबसे बातें सुनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन है, और जो गिल्टी है उसको पनिश भी करते हैं। तो बहुत सारे काम है कोर्ट के। तो सबसे पहले था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करना। So the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizen and the government, between two state government and between the center and state government. तो जो जुडिशियल सिस्टम्स है वो जैसे कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई सिटीजन के बीच में, कोई दो आदमी के बीच में, किसी चीज़ को प्रॉपर्टी हो गया या किसी भी चीज़ को लेके, कोई ज़मीन कोई चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर जो सिटीज़न है या गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर दो स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कोई तनाव आ गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कौन है, कोर्ट देखता है। वो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। केस जो होगा वो कोर्ट पे ले जाया जाएगा, फिर वहाँ जो जज होगा जो वहाँ का, वो अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें सॉल्व करता है। और जुडिशियल रिव्यू, पहला काम तो हो गया कोर्ट का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दूसरा हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ना, एज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज़ ऑल्सो द पावर टू स्ट्राइक डाउन particular laws passed by the parliament if it believes that they are violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है, तो अगर जैसे जुडिशरी के पास ना, हमारी जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, जो हमारे कोर्ट्स के जजेस हैं, उनके पास ये पावर है ना कि अगर पार्लियामेंट क्या है कोई लॉ पास कर रही है, ठीक है, और अगर जो जजेस है वो भी उस लॉ को देखते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये लॉ है इससे जो हमारे संविधान है उसका कोई, संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो रहा है, इसलिए संविधान जो हमारा देश का है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को या तो चेंज कर सकता है, उसमें अपने आप से कुछ चेंजेस डाल सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि मतलब या तो वो उस लॉज को पास ही नहीं करेगा कि ये लॉ सही नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या करेगा, उसमें कुछ चेंजेस अगर नेसेसरी होंगे जिससे कि वो थोड़ा सुधर सकता है, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो वो चेंजेस कर सकता है, मतलब हमारी कोर्ट के पास ही पावर है। फिर तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, ये हमने सारे कोर्ट्स के रोल पढ़ रहे हैं। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो देखिए हम अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 3 तरीके के कोर्ट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए इंडिया का कोई भी नागरिक अगर उन्हें लग रहा है कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं ना, कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है, हर कोई सिटीज़न इंडिया में इक्वल है, हर किसी को राइट टू एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी भावनाएं जो है रख सकते हैं। तो किसी भी सिटीज़न के अगर इंडिया को लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, या फिर हमारा कोई फंडामेंटल राइट है जो हमें अपनाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो सिटीज़न क्या है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पे जा सकता है और बोल सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है या ये जो वायलेट हो रहा है, तो अब इस पे आगे आप देखो, ठीक है। हर किसी को अधिकार है कोर्ट पे जाने का। तो जैसे कि आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा था ना, हकीम शेख जो एक एग्रीकल्चरल लेबर था, उसकी स्टोरी भी पढ़ी थी कि जैसे वो ट्रेन से कहीं पर जा रहा था और वो ट्रेन से नीचे, जब ट्रेन चल रही होती है वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है और उसको क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंजरी आ जाती है और उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है वो, ठीक है, वो पुअर पर्सन होता है, लेबर होता है, ठीक है, तो वो ट्रेन से गिर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आती है, तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल पे जाता है एडमिट कराने के लिए, बहुत सीरियस इंजरी होती है, लेकिन क्या होता है, सारे जो हॉस्पिटल होते हैं वो उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे उसको एडमिट कराया जाता है और वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, पुअर है, ठीक है, तो नहीं कर सकता इतना अफोर्ड वो, तो फिर वो खर्चा आ जाता है वहाँ पे। तो फिर के बाद में जब वो आदमी ठीक हो जाता है ना, हकीम शेख, तो वो क्या करता है, अपना जो ये केस है वो कोर्ट में ले जाता है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाता है और वहाँ पे बोलता है कि मैं
मुझे इतनी चोट लगी थी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे एडमिट नहीं किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 21 में हमारा ये है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वहाँ पे ये फंडामेंटल राइट है कि हर किसी भी नागरिक को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है और राइट टू हेल्थ भी है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ सही होगी तभी तो लाइफ होगी ना। तो उसको ये फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है ना, क्योंकि उसकी जान को तो खतरा है, उस टाइम पे मर सकता है वो, और हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो उसका राइट टू राइट लाइफ क्या वायलेट हो रहा है। तो वो ये ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, जो सरकार है जितना भी पैसा उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा है सारा कंपनसेशन जो है सरकार वहाँ उसे देगी, जितना भी खर्चा उसका लगा है सारी चीज़ें जो है सरकार उसे प्रोवाइड करेगी। तो देखिए ये पावर है कोर्ट की कि अगर हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा है तो हम जा सकते हैं कोर्ट के पास। डेफिनेटली कोर्ट जो है वो हमें जो राइट जो सही चीज़ है वो हमें बताएगी। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट बताया है, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट की इमेज दी है इंडिया के। जो सुप्रीम कोर्ट वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी को हम जहाँ पे हमारे रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, तो इसी दिन हमारा जो है कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट। और जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, जो पूर्वज थे, वो मतलब फेडरल कोर्ट बोलते थे पहले इसको, ठीक है, जो 1937 से 1949 तक चला था, जो कि पहले कहाँ प्रेजेंट था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, पार्लियामेंट हाउस में एक चैम्बर ऑफ प्रिंस होगा, वहाँ पे ये प्रेजेंट था फेडरल कोर्ट, ठीक है। फिर बाद में उसको मथुरा रोड न्यू दिल्ली में 1958 में मूव करा दिया गया। अब ये कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले क्या था? फेडरल कोर्ट था। अब देखिए व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जो इंडिपेंडेंट जो हमारा कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, लाइक गवर्नमेंट भी कोर्ट के जो भी कोर्ट डिसीजन ले रही है ना, गवर्नमेंट जो सरकार है, देश की पुलिस है, वो भी कुछ नहीं बोल सकती है कोर्ट को, ठीक है। तो जो कोर्ट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता गवर्नमेंट पे। तो इस जैसे कि अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए जहाँ पे क्या है, कोई अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि जो कोर्ट है वो सरकार के फैसले पर भी निर्भर करेगा। अगर आप सोचिए अगर ऐसा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जो जहाँ पे हमारी जुडिशरी कोर्ट है वो सरकार पे डिपेंड करती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, तो इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इनरोज्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। तो यहाँ पे आप सिचुएशन मतलब एक इमेजिन कर लीजिए कि सरकार जो है वो मतलब कोर्ट जो भी मतलब नियम ले रहा है, जो भी डिसीज़न ले रहा है, उस पर जो सरकार है वो दखलंदाजी कर सकती है। अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता नहीं, अगर होता तो क्या होता? तो देखिए मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन, कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, बहुत ज़्यादा पावर है, कोई नेता है, ठीक है, उसने आपकी जो ज़मीन है, आपकी फैमिली की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, हड़प लिया। तो अब जुडिशियल सिस्टम में क्या होगा? द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर आप मान लीजिए वो केस कोर्ट पे लेके जाता है, ठीक है, कि इसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अब जो पॉलिटिशियन है, नेता है, वो पावरफुल है, तो वो क्या कर देगा कि उस जज को हटा देगा जिसके पास आप केस ले जा रहे हो, और अपना ही कोई एक अलग से अपना नया जज अपॉइंट कर लेगा। जज कौन होता है? जो फैसले सुनाते हैं ना, तो अपना जो है वहाँ पे अपॉइंट कर लेगा ऑफिस में। तो जब आप जज के पास लेके जाओगे केस, तो देखोगे कि क्लियरली वहाँ पे क्या होगा? पार्शियलिटी होगी, वो जो पॉलिटिशियन होगा उसको ही जिताएगा, ठीक है, वहाँ पे पार्शियलिटी होगी। अगर ऐसा होता ना कि जो जुडिशरी गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, तो ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी ही आती, लेकिन यहाँ पे है नहीं। हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी नेता जो है उसको इतना हक नहीं है कि वो किसी भी जज को उसकी पोजीशन से हटा सकता है, ठीक है। सो टू कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जुडिशरी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, एक एग्जाम्पल सिचुएशन दिए, तो क्या होगा? जो जज होगा वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर रहेगा? उस पॉलिटिशियन पे, जो वो बोलेगा वही डिसीजन वो सुनाएगा। सो दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन। तो अगर आज़ादी नहीं है जज को अपना फैसला लेने की, तो इसके वजह से क्या होगा? जो जज है वो जितने भी जजमेंट, जितने भी फैसले सुनाएगा वो पॉलिटिशियन के फेवर में ही सुनाएगा, भले ही वो गलत क्यों ना हो, बट उसी के फेवर में वो बोलेगा।
Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, और हमने बहुत बार सुना भी है इंडिया में जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं वो ये जुडिशियल जो कोर्ट का प्रोसेस है उसमें थोड़ा दखलंदाजी, अपने आप को जितवाने के लिए थोड़ा घूस फूस देने की भी कोशिश करते हैं ना. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमें इस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है. कैसे करता है? क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. हमारी जो जुडिशरी है इंडिया की वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है. तो अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन चाह भी रहा है ना किसी जज को कि वो मेरे फेवर पे काम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है. वो अब किसी भी जज को पोजीशन से नहीं हटा सकता है या नया जज अपॉइंट खुद से नहीं कर सकता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे कंट्री की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर. और इस इंडिपेंडेंस का एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो पावर है वो सेपरेट है. जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था जो की फीचर थे हमारे संविधान के, जिसमें आपने पढ़ा था ना कि और जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये क्या है मतलब जो जुडिशरी जो कोर्ट काम कर रही है उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं. आपने पढ़ी थी ना दो चीज़ें आपने पढ़ी थी कि हाँ पहले आपने पढ़ा था जो मतलब जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है. जो लेजिस्लेचर होता है जो नियम कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो उसको लागू करता है. जो ये गवर्नमेंट के ब्रांचेस है ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से. मतलब ये दोनों जो हमारा कोर्ट है या जो हमारी जुडिशरी है उसके डिसीजन पे ये दोनों क्या है कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अपने बिहाफ पे एक्ट नहीं कर सकते हैं. कोर्ट अपने आप से डिसीजन लेगा, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है. जो उसे ठीक लगेगा वो डिसीजन लेता है. तो ये जो काम है ऊपर, ठीक है, जो ये मतलब चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, तो इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. तो जो ये सेपरेशन ऊपर दिखाया है इससे ये भी हमें पता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है ना वहाँ पे जितने भी जजेस मतलब हायर होते हैं, जितने भी जजेस बनते हैं वो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. ठीक है. गवर्नमेंट वहाँ पे जजेस को रखने पे जो गवर्नमेंट का ज़्यादातर रोल नहीं होता है. एक बार जो जज है वो ऑफिस में अपॉइंट हो गया ना तो उसको वहाँ से निकालना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं निकाल सकती है. सो it is the independent of the judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive. तो ये बोल रहा है कि क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही एक ऐसा रीज़न है जिसके वजह से जो हमारी पावर है कोर्ट की उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उनके. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जुडिशरी क्या है इंडिपेंडेंट है. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना कोई भी डिसीजन पे दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कोई भी पावर का मिसयूज़ नहीं हो रहा है. नहीं तो कोई बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो जजेस को बोल सकते हैं कि तुम ये करो वो करो, अपने पावर दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं वो लोग ऐसा, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. और इसका ये भी क्रूशियल रोल है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सिटीज़न के वो क्या है प्रोटेक्ट हो रहे हैं. और अगर किसी को भी लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो कोर्ट में जा सकते हैं. अब हम कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि हमारे जो कोर्ट है वो कितने लेवल में हमारी कंट्री में प्रेजेंट है. सो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. जो हमारी कंट्री है वहाँ पे 3 अलग अलग लेवल्स के कोर्ट प्रेजेंट है. 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट जो है प्रेजेंट है. तो जो सबसे लोअर लेवल है वहाँ पे क्या है एपेक्स लेवल पे जो है कोर्ट प्रेजेंट है. जैसे कि 3 लेवल के कोर्ट्स हैं. जो सबसे मतलब लोअर लेवल पे है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलते हैं या फिर उसको तहसील लेवल भी बोलते हैं. देखिएगा जिस डिस्ट्रिक्ट पर रह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे क्या होता है आपका एक कोर्ट होता है. ठीक है. तो सबसे लोअर लेवल क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है. ठीक है. फिर उसके बाद होता है स्टेट लेवल पे कोर्ट होता है. स्टेट लेवल पे कौन सा कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है जो हर एक स्टेट में होगा. ठीक है. या फिर कोई स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जो हाई कोर्ट शेयर करते हैं. नहीं तो ज़्यादातर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कोई 1-2 स्टेट्स जो होते हैं हाई कोर्ट सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं. फिर जो सबसे ऊपर लेवल पे टॉप लेवल पे आता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे न्यू दिल्ली में जो हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है ना वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है.
तो यहीं आपको बताया है कि जो जहाँ ज़्यादातर लोग जहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होता है। आप जिस एरिया पे रह रहे हैं उस आपके एरिया पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही आपको कोई थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप पहले वहाँ पे जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके। आप पहले जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है वहीं पे जाएंगे। फिर आपको बाद में लगता है कि हाँ वहाँ पे सही डिसीजन नहीं लिया गया है, देन आप हाई कोर्ट। फिर आपको लगता है वहाँ पे भी सही डिसीजन नहीं लिया, देन आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं पहले। नहीं तो जो केसेस होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो 3 लेवल के कोर्ट है। सबसे लोअर लेवल पे तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। फिर हर स्टेट में जो होता है एक हाई कोर्ट हो गया, और एक कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो यही आपको बताया है इसमें। और यहाँ पे क्या है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है ना, उसे और कोर्ट्स को मानना पड़ता है। उसके नीचे जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट हो गया, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा उसको क्या है, इन 2 कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया कि लोअर से अपर लेवल पे आप फिल कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील होता है सबसे लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट आता है जो स्टेट लेवल पे होता है, देन एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू रन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हाई कोर्ट का आपका एक एग्जाम यहाँ पे ड्राइंग दिखाई है कि हाई कोर्ट जो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुए थे वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में इस्टेब्लिश हुए थे। फिर हाई कोर्ट दिल्ली में कहाँ पे आया, 1966 में हाई कोर्ट दिल्ली में आया। और करेंटली हमारी कंट्री में जो है 25 हाई कोर्ट प्रेजेंट है। बहुत सारे स्टेट्स तो जो हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट अवेलेबल है, बट कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे ही हैं जो कि पंजाब और हरियाणा वो एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जो कि कहाँ पे है, चंडीगढ़ में प्रेजेंट है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में प्रेजेंट है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अपने अपने अलग अलग हाई कोर्ट अब हो गए हैं। पहले एक ही थे, अब आंध्र प्रदेश का अमरावती में अपना अलग हाई कोर्ट है, तेलंगाना का हैदराबाद में है। 1 जनवरी 2019 में इनके अपने अलग अलग हाई कोर्ट जो है प्रेजेंट है। सो आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे बताया है कि क्या ये अलग अलग लेवल है जो कोर्ट के वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यस, इंडिया में जो ये तीनों कोर्ट्स है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि जो डिसीजन सबसे हायर लेवल पे जो कोर्ट लेगा ना, उसको जो उससे नीचे लेवल पे कोर्ट है उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे हायर पे है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर हाई कोर्ट कोई मतलब एक केस है वो डिस्ट्रिक्ट पे गया फिर हाई कोर्ट पे गया, तो अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है ना, तो उसको ये नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको मानना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेगा तो उसको हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उन दोनों को उस डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट में सही तरीके से मतलब नहीं किया गया है, उसे लगता है कि लोअर कोर्ट में उसे जो न्याय नहीं मिला है, तो वो अपना जो जजमेंट जो अपना केस है वो ऊपर कोर्ट में आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे अपील, मतलब कि कैसे जो है वो और अपर लेवल पे अपील करते हैं अपने कोर्ट के लिए, केस के लिए। तो यहाँ पे एक केस के बारे में बताया गया है, लक्ष्मण कुमार और 1985 की बात है, जहाँ पे कि कैसे वो अपना केस जो है लोअर कोर्ट से, मतलब उनके पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पे जो कोर्ट होगा वहाँ गए होंगे, वहाँ से उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। So in February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman brother and their families. तो यहाँ पे 1980 की बात बताई है कि लक्ष्मण कुमार था जिसकी एक 20 साल की लड़की सुधा गोयल से शादी हो गई, और जो ये दोनों है ये फ्लैट में रह रहे थे, जहाँ पे कि लक्ष्मण जो था उसके भाई रह रहे थे और लक्ष्मण की फैमिली थी। ठीक है, तो लक्ष्मण ने उसकी शादी हुई थी सुधा गोयल से, जो कि 20 साल की है, जो कि दिल्ली में एक फ्लैट में रह रहे हैं। उसमें लक्ष्मण के भाई हैं और लक्ष्मण की फैमिली वहाँ पे रह रही है। तो दिसंबर 1980 में हुआ कि सुधा जो है वो हॉस्पिटल में मर गई, क्योंकि उस पर क्या था, ड्यू टू बर्न, कि उसको जो है उसके शरीर पे जो है जलने के निशान थे, वो अब इस आगे पढ़ेंगे तो वो जो है हॉस्पिटल में मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी।
तो जो सुधा के फैमिली वाले हैं उन्होंने जो है कोर्ट पे केस फाइल कर दिया कि जो मतलब मेरी बेटी है उसको उसके ससुराल वालों ने ही जो है जला रखा है करके उन्होंने केस जो है अपने पहले जो डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल पे उनके स्टेट पे उनके डिस्ट्रिक्ट पे जो कोर्ट होगा वहाँ पे वो चले गई। तो जब कोर्ट जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में गया उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील पे भी बोलते हैं तहसील कोर्ट, तो वहाँ पे 4 नेबर को बुलाया गया विटनेस के लिए। विटनेस बोलते हैं ना जो सब गवाह होते हैं, जैसे कि सुधा है वो मर गई, ठीक है, तो उसके सुधा के फैमिली वाले ने सुधा के सन इन लॉ मतलब सुधा के पति और उसके भाइयों और सासू माँ पे केस कर दिया कि इन्होंने मेरी बेटी को मारा है। तो इनके ही कुछ नेबर को 4 नेबर को बुलाया गया विटनेस के तौर पे कि सबूत गवाह के तौर पे तुम आओ और बताओ। तो उन्होंने यही बोला कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा के जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी फ्लैट से, और जो है मतलब लक्ष्मण के फ्लैट से बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और उन्होंने देखा कि जो सुधा है उसकी साड़ी में एकदम आग लगी हुई है, ठीक है। तो जो फायर एक्सटिंगर्स थे वो आए, उन्होंने सुधा की जो साड़ी वहाँ पे से उन्होंने जो है आग को बुझाने की कोशिश की, ठीक है। और सुधा जब वो आग बुझा रहे थे तो सुधा ने भी उस टाइम उन लोगों को यही बताया था कि जो उनकी सासू माँ है शकुंतला, उन्होंने क्या किया मतलब लक्ष्मण की जो माँ है शकुंतला, उन्होंने सुधा पे क्या है कैरोसिन ऑयल डाल दिया, और मतलब उनके हस्बैंड जो लक्ष्मण है उन्होंने उन पे क्या है आग लगा दी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे हो रहा था, तो जो सुधा के फैमिली मेंबर्स थे और जो उनके नेबर थे उन्होंने यही सब्जेक्ट किया, यही इससे बात निकल के आई कि जो सुधा के इन लॉज है ना, मतलब लक्ष्मण हो गई जिससे उनकी शादी हुई है या उसकी सासू माँ हो गई, ठीक है, वो लोग क्या है सुधा से, जब सुधा का बेटा हुआ था ना तो वहाँ पे उससे कैश मांग रहे थे, ज़्यादातर पैसा मांग रहे थे, स्कूटर फ्रिज मांग रहे थे जब उसका पहला बच्चा हुआ था, तो वो नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से क्या उन्होंने सुधा को क्या है जलाकर मार दिया। तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए जो लक्ष्मण अपने बचाव के लिए लक्ष्मण और उसकी माँ ने बोला कि सुधा की साड़ी में क्या एक्सीडेंटली आग लग गई, जब क्या वो कर रही थी दूध गर्म कर रही थी। तो इस एविडेंस के तौर पे क्या हुआ कि जो कोर्ट ने है उन्होंने फाइनली, जो ट्रायल कोर्ट था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट था, उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जो सुधा की सासू माँ है शकुंतला, उसके ब्रदर इन लॉ हैं जो सुभाष चंद्र हैं, और लक्ष्मण जो उसका पति है, इन तीनों को क्या है मतलब मौत की सज़ा सुना दी गई कि ये तीनों गुनहगार हैं, इन्होंने ही क्राइम कर रखा है, इन्होंने ही सुधा को मार रखा है, और मौत की उन्हें सज़ा सुना दी गई। अब जो ये लक्ष्मण की फैमिली वाले थे इन्होंने क्या करा, इस कोर्ट को उन्हें लगा कि हमारे साथ उन्हें ऐसा लगा कि डिसीजन सही नहीं लिया गया, तो उन्होंने क्या कर दिया नवंबर 1983 में इस कोर्ट को जो है मतलब वो लोग हाई कोर्ट में ले गए, मतलब उन्हें ट्रायल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट पे डिसीजन लिया था उन्हें वो सही नहीं लगा, तो वो इसको कहाँ पे हाई कोर्ट पे उन्होंने इसके लिए अपील कर दिया, वहाँ पे ये केस लेके गए। तो हाई कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट सुने, उनके लॉयर के भी सारे आर्ग्यूमेंट सुने, और वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड करा कि सुधा जो है वो एक्सीडेंटली मरी थी, और लक्ष्मण, सधा और शकुंतला और सुभाष चंद्र को तीनों को फिर जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें ये बोला कि वो एक्सीडेंटली उसकी साड़ी पे आग लगी थी, इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि आपको 7th की बुक में आपने देखा भी होगा कि वुमेन मूवमेंट पे जो ऐसे हुआ था, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो 1918 में जो वुमेन है वो कैसे जो डाउरी डेथ्स होती हैं दहेज की वजह से, उसके आगे कितना खिलाफ बढ़ चढ़ के आई थी, और मतलब जो हाई कोर्ट है उनका जो जजमेंट है वो वुमेन को अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने जो आगे सुप्रीम कोर्ट पे अपील की थी कि इस पे कुछ किया जाए। अब उसी केस के बारे में आगे बता रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे तो ये हो गया था कि जो लक्ष्मण और उसकी माँ शकुंतला और उसके भाई हैं, तीनों गुनहगार हैं, उन्होंने सुधा को मारा है। उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील की तो वहाँ पे फिर ये तीनों क्या हो गए थे कि इन तीनों ने कुछ नहीं करा है, सुधा जो एक्सीडेंटली की उसकी साड़ी पे आग लगी है। अब क्या हुआ था, फिर से सुधा के जो फैमिली वाले थे उन्होंने कहा कि ये कैसे, इन लोगों ने तो कर रखा है, ये कैसे इनको जो है छूट सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चले गया 1985 में। तो जो लक्ष्मण और 2 मेंबर थे ना उसकी फैमिली के, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी सारी आर्ग्यूमेंट हुई, जो लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिसीजन सब चीज़ें हाई कोर्ट में रखी।
तो फाइनली हाई कोर्ट में ये पता चला कि जो लक्ष्मण है और उसकी जो माँ है वो गिल्टी है, उन्होंने कर रखा है क्राइम, उन्होंने सुधा को मारा है, लक्ष्मण और उसके माँ ने। लेकिन जो सुभाष है, जो ब्रदर इन लॉ है, उसने कुछ भी नहीं कर रखा है, उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला, तो उसको जो है छोड़ दिया। और जो बाकी के दो थे, लक्ष्मण और उसकी सास मतलब उसकी माँ थी, उनको क्या है जेल में डाल दिया। तो हमें इससे यही पता चला ना कि जो तीनों कोर्ट है, तीनों लेवल पे, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो बाकी इन दोनों को मानना पड़ा। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहाँ पे पता चला कि हाँ उन्होंने क्राइम किया है, सुधा ने की पति ने और उसकी सास ने, ठीक है। तो उनको जेल में डाल दिया। और लक्ष्मण का सुभाष चंद्र जो ब्रदर इन लॉ था, उसने उतना क्राइम नहीं किया था कुछ, तो उसको वहाँ से उसे छोड़ दिया गया। तो जो ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट को मानना पड़ा। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम है उसकी ब्रांचेस क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे कि ऊपर वाले केस में आपने देखा था, दहेज की वजह से जो है वो मरी थी, और जो दहेज है वो हमारी सोसाइटी में एक क्राइम है, और इससे क्या हो रहा है, क्रिमिनल लॉ का वायलेशन हो रहा है। तो क्रिमिनल लॉ के एडिशन में जो लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ के भी केसेस बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना कि नया लॉ, सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में, जिसमें कि जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए वुमेन्स के आगे एक सिविल लॉ जो है पास हुआ था। तो इस टेबल पे एक डिफरेंस बताया है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो देखिए, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है ना, यहाँ पे ये होता है कि जब किसी को हार्म या किसी को इंजरी पहुँचाई जाती है, जैसे कि चोरी करना या किसी वुमेन को हैरेस करना या किसी को डाउरी के वजह से मारना या उसका मर्डर करना, ये किस पे आते हैं, क्रिमिनल लॉ पे आते हैं। और सिविल पे ये आता है जहाँ पे थोड़ा बहुत हार्म और इंजरी होता है, जैसे कि किसी ऐसे भाई के ज़मीन के वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर कोई मकान मालिक है, वो जो उसका किराएदार है वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, डाइवोर्स के केसेस आ गए, ये सारे सिविल लॉ के अंदर आते हैं।